टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 एमसीक्यू से रिवीजन सीरीज के अगली यूनिट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह यूनिट नंबर 7 है, जिसमें विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न होंगे। यह इसका पहला पार्ट है, यानी 25 प्रश्नों का सेट। पार्ट दूसरा आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्नों को। प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन सी मिश्र धातुकरण, ऑप्शन डी संक्षारण। इस प्रश्न का सही जवाब है गैल्वेनाइजेशन, यानी ऑप्शन बी। अब इस प्रश्न का थोड़ी सी हम इसकी व्याख्या देखते हैं। संरक्षण की विधि गैल्वेनाइजेशन एक विशेष तकनीक है जिसका उपयोग लोहे या इस्पात को पर्यावरणीय क्षरण से बचाने के लिए किया जाता है। जिंक की परत, इसमें धातु की सतह पर जिंक की एक पतली सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इसमें जिंक लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए यह लोहे के स्थान पर स्वयं संक्षारित हो जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गैल्वेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक, ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी परमाणु संख्या, यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको किसके बढ़ते क्रम के अनुसार लगाया गया है? परमाणु संख्या के अनुसार। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। मौलिक गुण, हेनरी मोसले ने खोजा कि प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु क्रमांक ही किसी तत्व की पहचान का सबसे विश्वसनीय गुण है। मेंडलीव की त्रुटियों का समाधान निकालने के क्रम में ही पहले की सारणियों में परमाणु द्रव्यमान का उपयोग किया गया था, जिससे कुछ तत्वों और समस्थानिकों को रखने में समस्याएं आती थीं। अगर बात करें आवर्त नियम की, तो आवर्त नियम यानी आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। बढ़ते क्रम की बात इसमें की गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप और लार स्राव जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मेडुला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनैच्छिक क्रिया की जब हम बात करते हैं तो मेडुला इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्थिति की बात करें, मेडुला ऑब्लोंगाटा पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होता है और मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। अगर बात करें इसकी स्वायत्त नियंत्रण की, तो यह अनैच्छिक यानी ऑटोनोमिक क्रियाओं का मुख्य केंद्र होता है, जिसके लिए चेतन प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। संपूर्ण क्रिया के संदर्भ में बात करें तो यह हृदय गति, श्वसन और रक्तचाप जैसी जीवन रक्षक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखिएगा, मेडुला स्थिति की बात की जाए तो यह भी नोट कर लीजिएगा कि मेडुला ऑब्लोंगाटा पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होता है। ठीक है, आगे बढ़ती है और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकने के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकने के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी एथिलीन। इस प्रश्न का सही जवाब है एथिलीन, ऑप्शन डी, यानी यह वह हार्मोन है जो पादपों या आप कह सकते हैं इनके पकने के लिए जिम्मेदार होता है। गैसीय अवस्था की बात करते हैं, एथिलीन एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैस के रूप में पाया जाता है। वृद्धावस्था नियामक की बात करें तो यह पौधों में वृद्धावस्था की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जिसमें फलों का पकना और पत्तियों का झड़ना शामिल है। नोट कर लीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी एथिलीन, यानी यह पादप हार्मोन फलों के पकने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, शरीर से आने वाला ऑक्सीजन रहित यानी अऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के किस कक्ष में सबसे पहले प्रवेश करता है? ऑप्शन ए बाया आलिंद, ऑप्शन बी बाया निलय, ऑप्शन सी दाया आलिंद, ऑप्शन डी दाया निलय। इस प्रश्न का सही जवाब है दाया आलिंद। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, दाया आलिंद यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम इसके बारे में। प्रवेश बिंदु, शरीर के ऊतकों से लौटने वाला ऑक्सीजन रहित रक्त वेना कावा के माध्यम से वापस आता है और सीधे दाएं आलिंद में प्रवेश करता है, फेफड़ों की ओर मार्ग। ठीक है, दाएं आलिंद से यह रक्त त्रिकपर्दी यानी ट्राइस्पिड, ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है इसे? ट्राइस्पिड, जिसे कहते हैं हिंदी में त्रिकपर्दी, वाल्व के माध्यम से दाएं निलय में भेजा जाता है। अगर इसके ऑक्सीकरण की बात करें
तो इसके बाद दायां निलय इस रक्त को फेफड़ों तक पंप करता है, जहां यह ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ध्यान रखें, ऑप्शन सी दायां आलिंद इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से किस प्रकार का बंध बनता है? ऑप्शन ए आयनिक बंध, ऑप्शन बी सहसंयोजक बंध, ऑप्शन सी धात्विक बंध, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बंध। इस प्रश्न का सही जवाब है सहसंयोजक बंध, ऑप्शन बी। थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। इलेक्ट्रॉन साझाकरण, ठीक है, सहसंयोजक बंध तब बनता है जब दो परमाणु प्रायः अधातु एक या अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी को साझा करते हैं। स्थिरता की बात करें, इस साझाकरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक परमाणु को स्थिर बाह्य आवरण प्रदान करना होता है, जो निष्क्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान होता है। ठीक है, तो प्रश्न इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी सहसंयोजक बंध। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पुष्पीय पौधों यानी आवृत बीजी में द्विगुण निषेचन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कौन सी दो भिन्न संरचनाएं बनती हैं? ऑप्शन ए दो समान युग्मनज, ऑप्शन बी एक द्विगुणित युग्मनज और एक त्रिगुणित एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी बीजाकरण और फलगूदा, ऑप्शन डी परागनली और वर्तिकाग्र। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? एक द्विगुणित युग्मनज और एक त्रिगुणित एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी व्याख्या के संदर्भ में। दो नर युग्मक, ठीक है, परागण के दौरान परागकण भ्रूण कोश में दो नर युग्मक यानी शुक्राणु कोशिकाएं छोड़ता है। इसके अगर हम बात करें सिंगैमी की, तो पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित यानी 2n युग्मनज बनाता है, जो आगे चलकर भ्रूण में विकसित होता है। त्रिगुण संलयन की बात करें, त्रिगुण संलयन की बात करें तो दूसरा नर युग्मक भ्रूण कोश के केंद्र में स्थित दो ध्रुवीय नाभिकों से मिलकर क्या करता है? त्रिगुणित यानी 3n नाभिक बनाता है। तो इसलिए जब प्रश्न पूछा जाए तो एक द्विगुणित युग्मनज और एक त्रिगुणित एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, एंडोस्पर्म की भूमिका की बात करें, यह त्रिगुणित नाभिक एंडोस्पर्म में विकसित होता है, जो विकसित होते भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्यूटरी हार्मोन विशेष रूप से सर्टोली कोशिकाओं को लक्षित कर शुक्राणु निर्माण यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को प्रारंभ और समर्थन करता है? ऑप्शन ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। इस प्रश्न का सही जवाब है फॉलिकल रिस्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी देखते हैं। लक्ष्यकरण की बात करें तो हमने अभी बात की किस हार्मोन की? FSH, जिसे हम कहते हैं क्या? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अग्र प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है और रक्त के माध्यम से सर्टोली कोशिकाओं के विशिष्ट रिसेप्टर से जुड़ता है। परिपक्वता की बात की जाए, सक्रिय होने पर सर्टोली कोशिकाएं ऐसे विभिन्न कारक उत्पन्न करती हैं जो जनन कोशिकाओं को परिपक्व शुक्राणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को प्रेरित करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ध्यान रखें, ऑप्शन बी FSH। ठीक है, अगला प्रश्न, सघन अस्थि यानी कॉम्पैक्ट बोन की सूक्ष्म संरचनात्मक इकाइयों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑक्स्टियान, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी एल्वियोलाई, ऑप्शन डी सार्कोमियर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑस्ट्रियन। ठीक है, ऑप्शन ए। जब पूछा जाए सघन अस्थि बच्चों के संदर्भ में तो ध्यान रखें, सघन अस्थि यानी यह अस्थि की कठोर बाहरी परत होती है जो मजबूती प्रदान करती है और मुड़ने का प्रतिरोध करती है। बेलनाकार इसकी संरचना। ऑस्ट्रियन एक आवर्ती बेलनाकार इकाई होती है जिसमें अस्थि मैट्रिक्स की संकेंद्रित परतें होती हैं, जिन्हें लिमेल्ली कहा जाता है। तो अगर आपसे लिमेल्ली पूछा जाता है तो भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुसंधान संस्थाओं यानी सूची 1 जिनमें अनुसंधान संस्थाओं के बारे में दिया गया है, और सूची 2 यानी उनसे संबंधित स्थानों से हमें इन दोनों को मिलाना है और फिर सही जवाब बताना है। सूची 1 में हमारे सामने है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान यानी NDRI। दूसरा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CDRI। ऑप्शन तीसरा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यानी CPRI, ऑप्शन डी है। चौथा है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान CRRI।
और इन चारों के सामने नाम लिखे हुए हैं क्रमशः लखनऊ, करनाल, शिमला और कटक। कूट में आपको ABCD के रूप में कूट दिए गए हैं। अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही जवाब की, तो क्या है इस प्रश्न का सही जवाब, हम इसे सुमेलित करते हैं। दरअसल राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान है करनाल में, नोट कर लीजिएगा, यानी बी, एक को आपको बी से मिलाना है। दूसरा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। अगर बात करें केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की, तो यह वास्तव में शिमला में ही है। बात करें केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान की, तो यह कटक में है। सुमिलन देखिए क्या होगा, बी, A, C और D। देखें कहां पर है, B, A, C और D, ऑप्शन ए में ही है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थित है और भारत की श्वेत क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, श्वेत क्रांति की, तो नाम आ जाएगा करनाल। ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है और यह औषधि खोज का एक प्रमुख संस्थान है। ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है और यह आलू की प्रजातियों के संवर्धन तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों पर कार्य करता है। अगला है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, यह ओडिशा के कटक में स्थित है, जो अपने व्यापक धान जर्म प्लाज्म संग्रह और धान अनुसंधान के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप अपने प्रीलिम्स परीक्षा को टारगेट करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सही समय है, क्योंकि दृष्टि लेकर आया है MPPSC प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगा, जिसमें इंदौर शाखा से ऑफलाइन क्लास मिलेगी और आपको इंदौर क्लासरूम से ही लाइव ऑनलाइन क्लास मिलेगी। इसकी विशेषता है कि ये कोर्स मात्र 70 दिन का है। इकाई 1 से आपको इकाई 10 तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर किया जाएगा। नए पैटर्न के अनुसार आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी सॉल्व कराए जाएंगे और PYQ के रुझान पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी होंगे। तो फिर देर किस बात की, इसको जल्दी से एडमिशन लेने के लिए कॉल करें 8750187501 पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लिंक में जैसे ही विजिट करेंगे आप डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, गोवा में स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी NIO ने हाल ही में हिंद महासागर में कौन सी प्रमुख परियोजना प्रारंभ की है? ऑप्शन ए गहरे समुद्र में खनन, ऑप्शन बी समुद्री जीवों का जीनोम मैपिंग, ऑप्शन सी कृत्रिम द्वीप निर्माण, ऑप्शन डी जलमग्न रेलवे। इस प्रश्न का सही जवाब है समुद्री जीवों का जीनोम मैपिंग, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी सी व्याख्या जानते हैं। परियोजना की बात करें, NIO ने हिंद महासागर में जीवों की आनुवांशिक विविधता, बैक्टीरिया से लेकर बड़ी मछलियों तक का मानचित्रण करने हेतु एक व्यापक मिशन शुरू किया है। अगर इसकी पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि की बात करें तो यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि समुद्री जीव जलवायु परिवर्तन, बढ़ते समुद्री तापमान और बढ़ते प्रदूषण पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जानने के लिए समुद्री जीवों का जीनोम मैपिंग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI किस संगठन के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी नीति आयोग। यदि पर्यावरण भारतीय पुरातत्व की बात करें तो यह दरअसल भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रशासनिक स्थिति की बात करें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संबद्ध कार्यालय है और पुरातात्विक अनुसंधान का शीर्ष निकाय है। संरक्षण की बात करें तो यह राष्ट्रीय महत्व के 3600 से अधिक स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इसकी विरासत प्रबंधन की बात करें तो ASI भारत के विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों जैसे ताजमहल, अजंता गुफाएं और कुतुब मीनार का प्रबंधन करता है, यानी ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। आगे अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है विक्रम साराभाई। अगर हम इस केंद्र की बात करें जो कि संबंधित है हमारी अंतरिक्ष से, तो यह स्थित है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, कहां पर? सी ऑप्शन, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। प्रमुख रॉकेट केंद्र, ठीक है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र उपग्रह प्रक्षेपण यानों यानी रॉकेट के डिजाइन और विकास के लिए इसरो का प्रमुख केंद्र है। मुख्य प्लेटफॉर्म की बात करें, इसने PSLV, GSLV तथा हैवी लिफ्ट LVM3 यानी जैसे हम GSLV,
MK3 के नाम से जानते हैं, इसके निर्माण में आधारभूत भूमिका निभाई है। अभियांत्रिकी क्षेत्र की बात करें तो यह केंद्र एरोडायनामिक्स एंड ठोस एवं द्रव प्रणोदन तथा उड़ान गतिकी जैसे जटिल क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। तो इसके बारे में, इसकी लोकेशन, इसका अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसको कब स्थापित किया गया था और इसके कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हैंड गाइडेड क्लोनिंग। इस तकनीक का उपयोग कर पहला क्लोन भैंस का बछड़ा गरिमा किस संस्थान ने सफलतापूर्वक विकसित किया? ऑप्शन ए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन डी कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र। इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, यानी ऑप्शन बी। ध्यान रखें, ऑप्शन बी, ठीक है। थोड़ी सी इसकी भी व्याख्या देखते हैं। वैज्ञानिक उपलब्धि, वर्ष 2009 में राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान ने गरिमा नामक क्लोन भैंस का बछड़ा विकसित कर विश्व में पहली बार यह उपलब्धि हासिल की, जिससे जैव प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमता सिद्ध हुई। इसके विशेष तकनीक की बात करें तो उन्होंने हैंड गाइडेड क्लोनिंग विधि इसको विकसित किया, जो पारंपरिक क्लोनिंग की तुलना में सरल और कम लागत वाली है, ठीक है। इसलिए इसे भारत की उपलब्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय यानी IST तथा भौतिक मात्राओं के राष्ट्रीय मानकों का संरक्षण कौन सा संगठन है? संरक्षक कौन सा संगठन है? ऑप्शन ए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी सर्वे ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का सही जवाब है, अब बताइए, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, ऑप्शन बी, ठीक है। ध्यान रखें। मेट्रोलॉजी प्राधिकरण, नई दिल्ली स्थित NPL भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है, जो द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि के सभी प्राथमिक मानकों का रखरखाव करता है। इसके समय की सटीकता की बात की जाए तो यह सीजियम परमाणु घड़ियों की श्रृंखला का उपयोग कर भारतीय मानक समय यानी IST को नैनोसेकंड स्तर की सटीकता के साथ बनाए रखता है। तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन, इसमें पहला कथन क्या है? यह प्रक्षेपण यानों से संबंधित एरोडायनामिक्स एवं प्रणोदन प्रौद्योगिकी के विकास में विशेषज्ञ है। दूसरा, यह गगनयान मिशन हेतु क्रू एस्केप सिस्टम के विकास से जुड़ा है। तीसरा कथन है यह मुख्यतः उपग्रहों के संचार पेलोड निर्माण के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, यहाँ हमें बताना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। प्रश्न का सही जवाब है केवल 1 और 2, यानी ये दोनों ही कथन सही हैं। तो केवल 1 और 2 यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की यदि हम बात करें तो यह प्रक्षेपण यानी जो लॉन्च व्हीकल्स है उनके डिजाइन, एरोडायनेमिक्स, ठोस एवं द्रव प्रणोदन, उड़ान गतिकी तथा संरचनात्मक अभियांत्रिकी में विशेषज्ञता रखता है। जब हम संरचना की बात करते हैं यानी हम डिजाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कथन 2 और कथन 1 यहाँ पर सही माने जाएंगे। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम यानी आपातकालीन बचाव तंत्र के विकास में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 1 और 2 कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अध्ययन में प्रयुक्त जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान रखिए, इसके शॉर्ट फॉर्म में GMRT है। ऑप्शन ए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन बी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र, ऑप्शन डी आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, आप बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र, ऑप्शन सी खगोल भौतिकी केंद्र। तो प्रेक्षण सुविधा की बात करें, प्रेक्षण यानी देखना, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। GMRT पुणे के निकट स्थित है और इसका संचालन राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र यानी NCRA द्वारा किया जाता है, जो TIFR की एक इकाई है। इसका डिजाइन की बात करें, इसमें 30 दिशा नियंत्रित परवलिक एंटीना शामिल है। परवलिक की यदि हम बात करें, हम जब ग्राफ बनाते हैं तो आपने परवलिक बनाया होगा, ठीक है, ये वही दरअसल उसी की बात की गई है। इसमें 30 दिशा नियंत्रित कौन से एंटीना है? परवलयिक एंटीना शामिल हैं।
जिनमें से प्रत्येक का व्यास 45 मीटर है, जो मिलकर एक उच्च संवेदनशीलता एरे के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? आपने देखा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा वर्ष 1956 में किस संस्थान में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान यानी ISC बेंगलुरु, ऑप्शन बी भारत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, ऑप्शन डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। इस प्रश्न का सही जवाब है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क, यानी ऑप्शन बी सही है। परमाणु युग की शुरुआत। अप्सरा एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था जिसे ट्रॉम्बे स्थित बार्क में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसकी तकनीकी संरचना के बारे में बात करें तो यह एक पूल प्रकार रिएक्टर था जिसमें यूनाइटेड किंगडम द्वारा उपलब्ध कराए गए एक समृद्ध यूरेनियम ईंधन का उपयोग किया गया था। इसके अनुसंधान की बात करें कि ये इंपॉर्टेंट किस लिहाज से है, तो इसका उपयोग परमाणु भौतिकी, शील्डिंग तथा रेडियो आइसोटोप के उत्पादन में मूलभूत अनुसंधान के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा 2025 की शुरुआत में सफलतापूर्वक प्रदर्शित स्पेडेक्स या स्पाडेक्स प्रयोग मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गहरे समुद्र की खोज, ऑप्शन बी उपग्रह डॉकिंग और ईंधन भरना, ऑप्शन सी मंगल ग्रह की मिट्टी का नमूना, ऑप्शन डी 6G संचार मानक। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? उपग्रह डॉकिंग और ईंधन भरना, ऑप्शन बी। तो इसके लिए शब्द था स्पाडेक्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगर इसकी अवधारणा की बात करें स्पाडेक्स, इसका अर्थ है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। नाम क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है स्पाडेक्स, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। दिस इज स्पाडेक्स। कार्य क्या है? इसमें कक्षा में 2 अंतरिक्ष यानों की स्वायत्त डॉकिंग शामिल है जिससे ईंधन और चालक दल का स्थानांतरण संभव होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, संभव हो सके। स्टेशन लक्ष्य क्या है इसका? यह तकनीक आगामी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की आधारशिला है। देखते हैं कि आगे इस तकनीक से और क्या संभव होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि 4 और अग्नि 5 इन परियोजनाओं में नेतृत्व के लिए किस वैज्ञानिक को भारत की मिसाइल वुमेन का नाम दिया जाता है? कैसे भारत की मिसाइल वुमेन कहा जाता है? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी टेसी थॉमस, ऑप्शन सी एन वलरामार्थी, ऑप्शन डी मुत्तैया वनिता। इस प्रश्न का सही जवाब है टेसी थॉमस, ऑप्शन बी। नोट करें, ये भी इसका सही जवाब है और इंपॉर्टेंट भी है। भूमिका की बात करें कि डॉक्टर टेसी की क्या भूमिका है? डॉक्टर टेसी थॉमस अग्नि 4 और अग्नि 5 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की परियोजना निदेशक रही हैं। उनकी उपलब्धि की बात करें तो वे भारत में किसी मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं। इसलिए ये तथ्य और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी विशेषज्ञता या इनकी विशेषता क्षेत्र की बात करें और विशेषज्ञता क्षेत्र की बात करें, क्योंकि ये इनके लिए पर्टिकुलर एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया माना जाता है। उनकी विशेषज्ञता ठोस प्रणोदक प्रणालियों और री एंट्री वाहन प्रौद्योगिकी में है। अगर हम बात कर रहे हैं री एंट्री वाहन प्रौद्योगिकी, इसका मतलब कि आप जिस मिसाइल को भेज रहे हैं उसको वापस लेकर आने वाली प्रौद्योगिकी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? री एंट्री, जाने के बाद जिसे दोबारा बुलाया जा सके, जिसकी री एंट्री हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मिशन ने देश को विश्व में पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक यान उतारने वाला देश बनाया? ऑप्शन ए चंद्रयान 1, ऑप्शन बी चंद्रयान 2, ऑप्शन सी चंद्रयान 3, ऑप्शन डी ल्यूपेक्स। इस प्रश्न का सही जवाब है चंद्रयान 3, ऑप्शन सी। ठीक है, तिथि की बात करें यानी डेट, लैंडिंग थी इसकी 23 अगस्त 2023 को। इसकी वैश्विक उपलब्धि की बात करें तो जहां अन्य देशों ने चंद्रमा के भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के पास लैंडिंग की, वहीं भारत ने दुर्गम दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में एक सफलतापूर्वक लैंडिंग की। पेलोड की बात करें, इसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने जल बर्फ की खोज की और चंद्रमा की मिट्टी यानी रेगोलिथ का विश्लेषण किया। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट करें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मानव शरीर की डोर्सल कैविटी यानी जैसे हम कहते हैं पृष्ठीय गुहा
इसमें निम्नलिखित में से कौन से अंग होते हैं? ऑप्शन ए हृदय और फेफड़े, ऑप्शन बी अमाशय और आंतें, ऑप्शन सी मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ऑप्शन डी है मूत्राशय। इस प्रश्न का सही जवाब है मस्तिष्क और व मेरुरज्जु। तो नोट करें ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या है, सही जवाब है। स्थिति की बात कर लेते हैं। डोर्सल कैविटी शरीर के पीछे यानी पश्च भाग में स्थित होता है। उपगुहाएं की बात करें, यह क्रेनियल कैविटी जिसमें मस्तिष्क होता है, और वर्टेब्रल या स्पाइनल कैविटी जिसमें मेरुरज्जु होती है में विभाजित होती है। ठीक है, ध्यान रखें। सुरक्षा की बात करें, ये अंग अधिकतम सुरक्षा के लिए अस्थियों यानी खोपड़ी और कशेरुकी स्तंभ से घिरे होते हैं ताकि ये सुरक्षित हो। तो जब खोपड़ी या ऐसी अस्थियों से कोई क्षेत्र घिरा होता है तो ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप भी करना चाहते हैं एमपीपीएससी की तैयारी तो आपके लिए यही सही समय है, क्योंकि दृष्टि में शुरू हो रहा है एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स। ध्यान रखिए, ये ऑनलाइन मोड में भी है और ऑफलाइन मोड में भी है। अगर इसकी ऑफलाइन मोड की बात करें तो यह इंदौर शाखा में उपलब्ध होगा, यानी आपको क्लास वहीं से लेनी होगी, और इसका ऑनलाइन मोड भी आपको मिलेगा लाइव में। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। खास विशेषताओं की बात करें तो 500 प्लस कक्षाएं 2 वर्षों तक असीमित बार आप इन कक्षाओं को दे सकते हैं, जितना बार आप चाहे उतनी बार देख सकते हैं, 2 सालों तक। अगर आपको इस कोर्स से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो 8750187501 पर कॉल करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक को जैसे ही विजिट करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप पर। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, कंकाल तंत्र का कौन सा संरचनात्मक घटक अस्थि से अस्थि को जोड़ता है? ऑप्शन ए टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी उपास्थि, ऑप्शन डी मांसपेशी। इस प्रश्न का सही जवाब है लिगामेंट। ठीक है, ऑप्शन बी आपको नोट कर लेना है। कार्य क्या है लिगामेंट? लिगामेंट मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं जो जोड़ों को स्थिर रखते हैं और अत्यधिक गति को रोकते हैं। टेंडन क्या है? ये भिन्न होते हैं क्योंकि ये मांसपेशी को अस्थि से जोड़ते हैं, जिससे मांसपेशी कंकाल को खींचकर गति उत्पन्न करती है। ठीक है, तीसरा है उपास्थि, जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। यह जोड़ पर अस्थियों के बीच कुशन का कार्य करती है, जिससे घर्षण कम होता है। प्रश्न सही क्या है? इसका जवाब क्या है? लिगामेंट। यानी कंकाल तंत्र का एक कौन सी संरचनात्मक स्थिति है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र में वास्तविक गैसों का आदान प्रदान यानी ऑक्सीजन और CO2 कहां होता है? ऑप्शन ए एल्वियोली, ऑप्शन बी ब्रोंकाई, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी डायफ्राम। इस प्रश्न का सही जवाब है, ध्यान रखें, बताइए, एल्वियोली। एल्वियोली, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। संरचना की बात करें, एल्वियोली श्वसन वृक्ष के अंतिम सिरे पर स्थित अंगूर जैसे छोटे वायु थैले होते हैं। सतह क्षेत्र, तो यह लाखों एल्वियोली मिलकर बहुत बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं, यानी लगभग एक टेनिस कोर्ट के बराबर, जिससे गैसों का आदान प्रदान संभव होता है। विसरण की बात कर लेते हैं। इनकी दीवारें केवल एक कोशिका मोटी होती हैं, जिससे वायु और आसपास की रक्त कोशिकाओं के बीच गैसें आसानी से गुजरती हैं। ठीक है, क्योंकि गैसों का प्रवाह जरूरी है, खासकर ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए एल्वियोली। आगे बढ़ते हैं। पुरुष प्रजनन तंत्र में कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्राव के लिए उत्तरदायी होती हैं? ऑप्शन ए लिएटिक कोशिकाएं, ऑप्शन बी सर्टोली कोशिकाएं, ऑप्शन सी स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन डी काउपर ग्रंथि की कोशिकाएं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? लिएटिक कोशिकाएं। ऑप्शन ए लिएटिक कोशिकाएं। ठीक है, स्थिति की बात करते हैं। लिएटिक कोशिकाएं वृषण की सेमिनिफेरस नलिकाओं के बीच स्थित संयोजी ऊतक में पाई जाती है। तो आपको नोट करना है सेमिनिफेरस नलिकाओं को, और कहां पर पाई जाती है इसको भी। ठीक है, उत्तेजना, इन्हें प्यूटनरी ग्रंथि से स्रावित ल्यूटिनाइजिंग, इस हार्मोन को भी आपको नोट करना है, क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इस हार्मोन यानी LH द्वारा उत्तेजित किया जाता है। कार्य की बात करें, टेस्टोस्टेरोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर इसकी कमी हो तो लोग इस चेकअप वगैरह कराते हैं। तो नोट करें, काफी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके विज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण से
संबंधित थी आज के सेशन में। ये भी ध्यान रखिएगा, इसका अगला पार्ट 25 प्रश्नों का जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि विज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित ये 2 एपिसोड है जिसे हमने इकाई 7 में रखा है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।